हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो हमारी सबसे पहली नदी है ना, तो वह हमारी जो साबरमती नदी है। यहाँ आनी हम साबरमती नदी पर चर्चा करने वाले हैं कि यह नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी सहायक नदी कौन सी है, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी साबरमती नदी है तो उसका उद्गम स्थान कौन सा है। यानी जो साबरमती नदी है ना, तो वह गोगुंदा की पहाड़ियाँ, पादरला गांव, झाड़ोल तहसील और उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी साबरमती नदी है तो उसका उद्गम स्थल कौन सा है। यानी जो साबरमती नदी है तो उसका उद्गम स्थान कौन सा हो गया। तो जो साबरमती नदी है ना, उसका उद्गम स्थान हमारा गोगुंदा की पहाड़ियाँ, पादरला गांव, झाड़ोल तहसील, उदयपुर के अंदर इस नदी का उद्गम स्थल है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ पादरला गांव और झाड़ोल तहसील से कौन सी नदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। यानी है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साबरमती नदी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो हमारी साबरमती नदी है ना, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी साबरमती नदी है ना, उसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। यानी जो हमारी साबरमती नदी है तो उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, तो हमारी जो साबरमती नदी है ना, उसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। यानी जो हमारा राजस्थान है ना, तो राजस्थान के अंदर जो साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी की कुल लंबाई राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर है। यानी राजस्थान के ये अंदर यह 45 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। यानी जो हमारा उदयपुर है ना, तो उदयपुर की झीलों में जो साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी का जो जल प्रवाहित करने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। तो यानी जो उदयपुर है तो उदयपुर के अंदर कौन सी सुरंग बनाई गई है साबरमती जल के लिए, तो उसके लिए वहाँ पर देवास सुरंग बनाई गई है। यानी जो हमारी साबरमती नदी है तो उसके लिए कौन सी सुरंग बनाई गई है, तो साबरमती के जो देवास सुरंग है ना, वह बनाई गई है। फिर क्या है, जो हमारी ये साबरमती नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारी साबरमती नदी है ना, अगर उसकी हम सहायक नदियों पर चर्चा करें तो सबसे पहले तो हमारी यहाँ आती है वेतरक, उसके बाद आती है सई, उसके बाद आती है हतमती, उसके बाद आती है मेसवा, उसके बाद आती है माजम और उसके बाद आती है वाकल। यानी जो हमारी साबरमती नदी है तो उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी, तो साबरमती की सहायक नदियाँ एक तो होगी वेतरक होगी, एक होगी सई होगी, एक होगी हतमती होगी, एक होगी मेसवा होगी और एक हमारी माजम होगी और एक हमारी वाकल होगी। तो ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सभी की सभी हमारी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। तो जो हमारी साबरमती नदी है तो साबरमती नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, साबरमती की सहायक नदियाँ होगी वेतरक हो गया, उसके बाद सई होगी, उसके बाद हतमती हो गई, उसके बाद मेसवा हो गई, उसके बाद माजम हो गई और उसके बाद वाकल हो गई। फिर क्या है, जो यह हमारी साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद तथा सरस्वती आश्रम स्थित है। यानी कि जो साबरमती नदी है तो साबरमती नदी के क्या है, तो साबरमती नदी के किनारे हमारा जो गांधीनगर है ना, वह स्थित है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि गांधीनगर कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। फिर है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तथा जो साबरमती आश्रम है ना, वह भी हमारा इसी नदी के किनारे पर स्थित है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, जो इस नदी का उद्गम राजस्थान में होता है। यानी जो साबरमती नदी है, यानी क्या है, जो साबरमती नदी है तो साबरमती नदी है तो इसका उद्गम कहाँ होता है, तो इसका उद्गम राजस्थान में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी साबरमती नदी है तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ पर से होता है, तो जो साबरमती नदी है ना, उसका उद्गम कहाँ से हो गया,
तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। और जो यह नदी है, ये क्या हो गया, यह गुजरात की मुख्य नदी है। तो जो हमारी साबरमती नदी है, तो साबरमती के नदी के किनारे क्या क्या स्थित है, तो इसके नदी के किनारे तो गांधीनगर स्थित है, फिर अहमदाबाद स्थित है, फिर यहाँ साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर अगर हम इस नदी के इसका नदी का जो उद्गम स्थान है वह राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। यानी जो हमारी साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी का जो उद्गम है ना, इसका उद्गम तो हमारे राजस्थान के अंदर ही होता है, लेकिन यह जो नदी है ना, यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान के अंदर होता है और जो मुख्य नदी किसी और ही राज्य की है, तो वह हो जाएगा साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के बारे में क्या कुछ विशेष है, तो साबरमती का जो उद्गम है ना, तो इसका उद्गम कहाँ है, तो इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों के अंदर है, जो कि पादरला गांव झाड़ोल तहसील उदयपुर के अंदर है। यानी जो साबरमती नदी है, तो साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, जो कि पादरला गांव के अंदर स्थित है, जो कि झाड़ोल तहसील उदयपुर के अंदर है। फिर अगर हम साबरमती नदी की कुल लंबाई की बात करें, तो इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन यह नदी राजस्थान में केवल और केवल 45 किलोमीटर ही है। यानी राजस्थान के अंदर यह 45 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। फिर है उदयपुर की जो झीलों में जो साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए देवास सुरंग बनाई गई है। यानी जो उदयपुर है ना, तो उदयपुर की जो झीलें हैं ना, तो उदयपुर की झीलों में इस नदी का जल प्रवाहित करने के लिए सुरंगें बनाई गई है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको देवास सुरंग के नाम से जाना जाता है। वो जो साबरमती नदी है, तो इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो साबरमती की सहायक नदियाँ निम्न है। सबसे पहले तो है वेतरक, फिर है सई, फिर है हतिमती, फिर हो जाएगा मेसवा, फिर है माजम और फिर है वाकर। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी हो गई वेतरक, हो गई सई, हो गई हतमती, हो गई मेसवा, हो गई माजम, हो गई तथा वाकल हो गई। तो ये सभी के सभी जो हमारी साबरमती नदी है ना, इसकी सहायक नदी है। उसके बाद क्या है, इस नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद तथा साबरमती आश्रम स्थित है। यानी कि जो हमारी साबरमती नदी है ना, तो साबरमती नदी के किनारे क्या है, गांधीनगर है, फिर क्या है, फिर है इसके अंदर क्या है, अहमदाबाद है, और फिर क्या है, फिर इसके अंदर क्या है, साबरमती आश्रम स्थित है। तो जो यह हमारी साबरमती नदी है, तो उसके अंदर क्या कुछ खास हो गया, तो इस नदी के किनारे गांधीनगर स्थित है, अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है, तथा जो साबरमती आश्रम है ना, वही इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इस नदी का जो उद्गम है ना, तो इस नदी का उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन यह नदी गुजरात की मुख्य नदी है। यानी जो साबरमती नदी है ना, तो इस नदी का जो उद्गम है ना, वह तो राजस्थान से होता है, लेकिन जो यह नदी है ना, तो यह गुजरात की मुख्य नदी है। फिर जो हमारी अगली नदी है, नेक्स्ट नदी है, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारी अगली नदी है वह हमारी कौन सी है, तो वह हमारी है पश्चिमी बनास। तो अब हम पश्चिमी बनास नदी पर चर्चा करते हैं। तो पश्चिमी बनास नदी के अंदर क्या कुछ है, तो इसका हमको पता होना चाहिए। तो जो पश्चिमी बनास नदी है ना, अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें, तो इसका उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर है। यानी जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है ना, तो पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम है वह कहाँ पर है, तो पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर है। तो पश्चिमी बनास का उद्गम कौन सा हो गया, तो पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर है। तो पश्चिमी बनास का उद्गम क्या हो गया, तो पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। फिर क्या है, यह गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह गुजरात में साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है। यानी क्या हो गया, जो पश्चिमी बनास नदी है, तो पश्चिमी बनास नदी गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है, तो पश्चिमी बनास नदी गुजरात के अंदर साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है। फिर यह विलुप्त कहाँ होती है, तो जो पश्चिमी बनास नदी है, यह विलुप्त कहाँ पर होती है, तो जो यह हमारी पश्चिमी बनास नदी है ना, यह विलुप्त कच्छ की खाड़ी लिटिल रन की अंदर होती है। यानी जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है,
तो यह विलुप्त कहाँ पर होती है? तो यह हमारी कच्छ की खाड़ी के अंदर विलुप्त होती है, जिसे लिटिल कच्छ रण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विलुप्त कहाँ हो जाती है? तो यह विलुप्त कच्छ की खाड़ी के अंदर हो जाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो राजस्थान का आबू शहर है ना, और जो गुजरात का डीसा और जो डीसा शहर है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। यानी जो राजस्थान का आबू शहर हो गया और जो गुजरात का डीसा और डीसा शहर है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। तो जो राजस्थान का आबू शहर है और जो गुजरात का डीसा और डीसा है ना, वह इसी के तट पर स्थित है। फिर अगर हम पश्चिमी बनास की सहायक नदियों पर चर्चा करें, तो जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, तो इसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया? तो इसका उद्गम स्थल हो गया नया सनवाड़ा, जो कि कहाँ है? जो कि हमारा सिरोही के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पश्चिमी बनास नदी है ना, तो इसका उद्गम कहाँ पर है? तो इसका उद्गम नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। फिर क्या है, यह गुजरात में कहाँ प्रवेश होती है? तो यह गुजरात के अंदर साबरकांठा जिले से प्रवेश होती है। यानी जो पश्चिमी बनास नदी है वह राजस्थान में कहाँ से, यह गुजरात, जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, ये गुजरात में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यह गुजरात में से, जो साबरकांठा जिले से यह गुजरात के अंदर प्रवेश करती है। जो यह विलुप्त है, तो यह नदी विलुप्त कहाँ पर होती है? तो यह नदी कच्छ की खाड़ी के अंदर विलुप्त हो जाती है, जिसे लिटिल कच्छ रण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है तो राजस्थान का आबू शहर है ना, और जो गुजरात का डीसा और जो डीसा शहर है ना, वह इसी तट पर स्थित है। यानी जो पश्चिमी बनास नदी है ना, जो राजस्थान का आबू शहर हो गया, और जो गुजरात का डीसा और जो डीसा शहर है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम इस नदियों की सहायक नदियों पर चर्चा करें, यानी जो यह हमारी नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी सबसे पहली तो है सूकली नदी, फिर है सीपू नदी, फिर है गोहल नदी, और फिर है कुकड़ी नदी। यानी जो हमारी साबरमती नदी, जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, तो उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो उसकी सहायक नदी सूकली नदी होगी, सीपू नदी होगी, गोहलंदुर्ग हो गई, और कुकड़ी नदी हो गई। तो पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई? सूकली नदी होगी, सीपू नदी होगी, और गोहल नदी होगी, और कुकड़ी नदी होगी। अगर हम इस नदी की अफवाह क्षेत्र पर चर्चा करें, तो इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वह कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर यह बहती है? तो यह सिरोही और गुजरात हो जाएगा। यानी कि जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, तो पश्चिमी बनास नदी के अगर हम अफवाह क्षेत्र की बात करें, तो जो इसका अफवाह क्षेत्र है ना, वह सिरोही और गुजरात है। तो पश्चिमी बनास का अफवाह क्षेत्र कौन सा हो गया? सिरोही और गुजरात हो गया। उसके बाद जो नर्मदा नदी है ना, तो नर्मदा नदी का क्या हो गया? अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे लंबी नदी है वह नर्मदा नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर के अंदर गिरने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना, वह हमारी नर्मदा नदी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। फिर क्या है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यानी जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। तो नर्मदा की कुल लंबाई कितनी होगी? तो नर्मदा की कुल लंबाई होगी 1312 किलोमीटर है। उसके बाद हम जो राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र है ना, तो उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब हमारा टॉपिक कौन सा हो गया? अब हमारा टॉपिक हो गया कि राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र है ना, उस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हो गया कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी की राजस्थान से दूरी 2900 किलोमीटर है। यानी जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है, तो उसका राजस्थान से कितनी दूरी है? तो इसकी राजस्थान से 2900 किलोमीटर है। यानी जो बंगाल की खाड़ी की जो राजस्थान से दूरी है वह कितनी है? वह है 2900 किलोमीटर। यानी जो बंगाल की खाड़ी है उसकी राजस्थान से दूरी 2900 किलोमीटर है। और जो कागजी बांध है ना हमारा, जो कागजी पिकअप बांध है, वह कहाँ पर बना हुआ है? वह बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कागजी पिकअप बांध है वह कहाँ पर बना हुआ है? वह हमारा बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो कागजी पिकअप बांध कहाँ है बना हुआ है? तो कागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। फिर उसके बाद है हमारा कडाना
या फिर कडाना बांध, यानी कौन सा हो गया हमारा कडाना या फिर कडाना बांध। यह कहाँ है? यह पंचमहल गुजरात के अंदर स्थित है। यानी जो कडाना और जो कांडना बांध है वह कहाँ पर स्थित है? जो कांडना और जो कडाना बांध है ना, यह पंचमहल गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हमने अभी जो साहब वो पश्चिमी बनास नदी पड़ी थी ना, उस पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। तो पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? तो पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल नया सनवाड़ा सिरोही के अंदर हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो पश्चिमी बनास नदी है वह कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी बनास नदी सिरोही से निकलती है। तो सिरोही से इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम नया सनवाड़ा है। यानी जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है ना, तो इसका उद्गम नया सनवाड़ा के अंदर है, जो कि सिरोही के अंदर स्थित है। फिर क्या है? तो यह गुजरात में प्रवेश कहाँ से करती है? तो यह गुजरात के अंदर साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है। यानी जो पश्चिमी बनास नदी है तो यह गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह गुजरात में साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है। यानी जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है, तो पश्चिमी बनास नदी गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गुजरात में यह साबरकांठा जिले से प्रवेश करती है। फिर जो यह हमारी पश्चिमी बनास नदी है, यह विलुप्त कहाँ पर होती है? तो जो हमारी पश्चिमी बनास की नदी है ना, यह हमारी कच्छ की खाड़ी यानी जो लिटिल कच्छ का रन है वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। तो यह विलुप्त कहाँ पर होती है? तो यह कच्छ की खाड़ी के अंदर जो लिटिल रन है जिसके नाम से जाना जाता है, वहाँ पर यह विलुप्त हो जाती है। फिर क्या हो गया? फिर है जो राजस्थान का आबू शहर है और जो गुजरात का डीसा और जो डीसा शहर है वह इसी नदी के तट पर स्थित है। यानी जो राजस्थान का आबू शहर है और जो गुजरात का डीसा या जो डीसा शहर है ना, वह इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है ना, उनकी सहायक नदियों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि पश्चिमी बनास की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो जो हमारा पश्चिमी बनास है ना, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? तो उसकी सहायक नदियाँ हो गई शुक्ली नदी हो गई, शिवपुर नदी हो गई, गोहल नदी हो गई और कुकड़ी नदी हो गई। तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होगी? सुगली, शिपू, गोहलन और कुकड़ी, ये सभी के सभी इसकी सहायक नदी है। तो इसकी सहायक नदियों के अंदर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो इसकी सहायक नदियों के अंदर सुगड़ी नदी आती है, शिपू नदी आती है और गोहलन नदी आती है और इसके अंदर कुकड़ी नदी आती है। जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है तो इसका अपवाय क्षेत्र कौन कौन सा है? तो जो हमारी पश्चिमी बनास नदी है ना, इसका अपवाय क्षेत्र एक तो हमारा सिरोही है और एक हमारा गुजरात है। यानी जो हमारी पश्चिमी बनास की जो सहायक नदी है, तो जो उसका अपवाय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका अपवाय क्षेत्र सबसे पहले तो है सिरोही और फिर है गुजरात। फिर क्या जो नर्मदा नदी है ना, तो वह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर के अंदर गिरने वाली जो सबसे लंबी नदी है ना, वह हमारी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या हो गया? तो नर्मदा नदी अरब सागर के अंदर गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर हम अरब सागर जो हमारी नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी की अगर हम लंबाई पर बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 312 किलोमीटर है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी होगी? तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद हम राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ना, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? तो अब हमारा टॉपिक हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है ना, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है ना, तो बंगाल की खाड़ी राजस्थान से 2900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जो बंगाल की खाड़ी है वह राजस्थान से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वह राजस्थान से 2900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर है जो हमारा कागजी पिकअप बांध है, वह कहाँ पर है? तो जो हमारा कागजी पिकअप बांध है ना, वह हमारा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कागजी पिकअप बांध कहाँ स्थित है? तो कागजी पिकअप बांध हमारा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। फिर हमारा है कडाना या फिर जो हमारा कडाना बांध है वह कहाँ पर है? तो वह हमारा पंचमहल गुजरात के अंदर है। तो अगला हमारा क्या हो गया? अगला हमारा हो गया कडाना या जो कडाना बांध है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा कडाना या जो कडाना बांध है वह पंचमहल गुजरात के अंदर स्थित है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या हो गया? तो आगे हमारा हो गया कि जो हमारी चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी तथा चंबल की जो सहायक नदियां हैं ना,
तो वह कौन कौन सी है, तो उनका भी हमको पता होना चाहिए कि जो चंबल नदी है और जो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं ना, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी है चंबल नदी, तो चंबल नदी का उपनाम कौन कौन सी है, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी चंबल नदी है ना, तो उसके उपनाम कौन कौन से हो गए। सबसे पहला तो हमारा हो गया चरणवती। तो चंबल नदी का सबसे पहला हमारा उपनाम कौन सा हो गया, चरणवती हो गया। फिर इसका नाम क्या हो गया, फिर हो जाएगा इसका राज्य की कामधेनु। ये जो चंबल नदी का जो दूसरा क्या नाम है, दूसरा नाम है इसका राज्य की कामधेनु। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा कौन सा हो गया, तो तीसरा हमारा हो गया बारहमासी नदी। तो तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है बारहमासी नदी। यानी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी के उपनद के नाम कौन कौन से है, पहला तो है चरणवती है, फिर है राज्य की कामधेनु है, फिर है बारहमासी नदी, फिर है हमारी नित्य वाहिनी नदी, और फिर है हमारी वाटर सफारी जो कि कोटा में है, इस नदी के नाम है। तो इस नदी के उपनाम कौन कौन सी होगी चंबल नदी की, तो चंबल नदी के उपनाम सबसे पहला तो हमारा हो गया चरणवती, फिर हो जाएगा हमारा राज्य की कामधेनु, फिर हमारा हो जाएगा बारहमासी नदी, फिर हमारा हो जाएगा नित्यवाही नदी, और फिर हमारा हो जाएगा वाटर सफारी जो कि कोटा के अंदर स्थित है। फिर जो अगर हम इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें, या जो हमारा नदी है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। जो हमारी चंबल नदी है ना, तो इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ आ जाता है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया चित्तौड़गढ़, उसके बाद आ गया कोटा, उसके बाद आ गया बूंदी, उसके बाद आ गया सवाई माधोपुर, उसके बाद आ गया करौली, उसके बाद आ गया धौलपुर। यानी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी कहाँ कहाँ पर गुजरती है, यानी तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले तो हो जाता है चित्तौड़गढ़, फिर हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र कोटा, फिर हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र बूंदी, फिर हो जाता है इसका प्रवाह क्षेत्र सवाई माधोपुर, फिर इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है करौली, और जो फिर इसका प्रवाह क्षेत्र है ना, वह हो जाता है धौलपुर। तो अब हम आगे चलते, आगे हमारा क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ क्या हो गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। तो इसकी कुल लंबाई है, यानी जो चंबल नदी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। फिर क्या है, फिर है जो इस नदी के जो प्रवाह क्षेत्र को वह वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। यानी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ना, तो अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। तो ये यानी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी के जो अपवाह क्षेत्र है ना, अपवाह क्षेत्र को जो वृक्षाकार श्रेणी है ना, उसके अंदर रखा गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो जो हमारी चंबल नदी है ना, उसका जो सबसे गहरा स्थान है वह है केशवरायपाटन में है। यानी जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है वह कहाँ पर है, तो चंबल नदी का सबसे गहरा स्थान केशवरायपाटन के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है वह कौन सा है और कहाँ पर है, तो वह केशवरायपाटन है। उसके बाद क्या है, चंबल नदी के उद्गम से निम्न बांध निर्मित होते हैं। यानी जो चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी के उद्गम से निम्न बांध है ना, वो निर्मित होते हैं। तो सबसे पहला बांध कौन सा है, सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध है। यानी जो चंबल नदी का जो उद्गम है वह कौन कौन से निर्मित बांध है, तो सबसे पहले इसके अंदर है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यह जो चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी का जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी के उद्गम केंद्र जो निर्मित बांध है वह कहाँ कहाँ पर निर्मित है, तो वह कौन से बांध हो गए, तो गांधी सागर बांध हो गया जो कि हमारा मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो गांधी सागर बांध हमारा कहाँ हो गया, तो गांधी सागर बांध हमारा एमपी के अंदर स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो हम जो राणा प्रताप सागर बांध है वह कहाँ पर है, तो वह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो राणा प्रताप सागर बांध है वह कहाँ पर स्थित है, तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर क्या है, फिर है जवाहर सागर बांध है, वह कहाँ पर है,
तो जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर स्थित है। तो जवाहर सागर का बांध कहाँ हो गया, तो जवाहर सागर बांध है ना वह कोटा के अंदर स्थित है। फिर क्या है, जो कोटा बैराज बांध है ना वह कहाँ पर है, तो कोटा बैराज बांध है ना वह भी कोटा के अंदर स्थित है। यानी कोटा के अंदर हमारे दो बांध है जो कि चंबल नदी के उद्गम पर निर्मित है। तो सबसे पहले तो है जवाहर सागर बांध और फिर है कोटा बैराज। और जो मध्य प्रदेश के अंदर है वह है गांधी सागर बांध, और जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वह हमारा राणा प्रताप सागर बांध है। तो चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। तो चंबल नदी है, तो चंबल नदी का उपनाम क्या है, तो चंबल नदी का जो उपनाम है वह चरणवती है। तो चंबल नदी का उपनाम क्या हो गया, चंबल नदी का उपनाम हो गया चरणवती। चंबल नदी का उपनाम क्या हो गया, चंबल नदी का उपनाम हो गया चरणवती। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा राज्य की कामधेनु। तो चंबल नदी है तो उसका जो दूसरा नाम है वह क्या है, वह हमारा है राज्य की कामधेनु है। फिर इसी बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको वाटर सफारी जो कि कोटा के अंदर है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो चंबल नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो चंबल नदी को चरणवती नाम के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको राज्य की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको बारामासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है, फिर इसको वाटर सफारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो चंबल नदी है, तो चंबल नदी की अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें यानी यह कहाँ कहाँ पर बहती है तो इसका भी हमको पता होना चाहिए। तो जो चंबल नदी है ना, अगर उसके हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह नदी हमारी सबसे पहले चित्तौड़गढ़, सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया चित्तौड़गढ़, फिर हो गया कोटा, फिर हो गया बूंदी, फिर हो गया सवाई माधोपुर, फिर हो गया करौली, फिर हो गया धौलपुर, फिर हो गया राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर यह लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो उसके प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सी हो गई, तो चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया और धौलपुर हो गया। और राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर तो ये बहती ही है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ यह 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी जो कि हमारी चंबल नदी है, तो चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वह कितने किलोमीटर की बनाती है, तो वह बनाती है 252 किलोमीटर की। अगर हम चंबल नदी के कुल की बात करें या जो चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है हमारी 1051 किलोमीटर। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो चंबल नदी की कुल लंबाई होगी 1051 किलोमीटर। फिर क्या है, इस नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो इस चंबल नदी के जो अपवाह क्षेत्र है ना, तो अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी के अंदर रखा जाता है। यानी जो चंबल नदी है ना, तो चंबल नदी के जो अपवाह क्षेत्र है ना, तो अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी के अंदर रखा गया। यानी जो वृक्ष का आकार होता है ना, इसी प्रकार इस श्रेणी का अपवाह क्षेत्र है। यानी यह वृक्ष की भांति जिस प्रकार उसकी शाखाएं होती है ना, इसी तरह यह बहती है। तो इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र है। फिर क्या है, चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है वह कौन सा है, तो चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है ना वह केशवरायपाटन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो चंबल नदी है तो चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है तो वह कौन सा है, तो चंबल नदी का जो सबसे गहरा स्थान है वह हमारा केशवरायपाटन है। फिर क्या है, चंबल नदी के उद्गम से निर्मित बांध कौन कौन से हैं, यानी जो हमारी चंबल नदी है तो चंबल नदी के उद्गम से यहाँ पर कौन कौन से बांध निर्मित किए गए हैं, तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो जो हमारा बांध है ना वह हमारा है गांधी सागर बांध, जो कहाँ है, जो कि एमपी के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो गांधी सागर बांध है वह कहाँ पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध हमारा मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। फिर हमारा कौन सा है, फिर है हमारा राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, तो राणा प्रताप सागर बांध हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। फिर आपसे जो अगला है हमारा वह है जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सागर बांध हमारा कोटा में स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोटा के अंदर कौन सा बांध स्थित है, तो कोटा के अंदर हमारा जवाहर सागर बांध स्थित है। फिर हमारा कोटा बैराज बांध कहाँ है,
तो जो हमारा कोटा बैराज बांध है ना वह हमारा कोटा के अंदर है। तो सबसे पहला हमारा जो गांधी सागर बांध है वह हमारा कहाँ पर बना हुआ है, तो गांधी सागर बांध हमारा मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। फिर जो हमारा राणा प्रताप सागर बांध है वह हमारा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। फिर है हमारा जवाहर सागर बांध है वह हमारा कोटा के अंदर बना हुआ है। और जो हमारा कोटा बैराज बांध है ना वह हमारा कोटा के अंदर बना हुआ है। तो इस प्रकार जो चंबल नदी है ना हमारी वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी चंबल नदी है तो उस पर हमने सभी महत्वपूर्ण अपडेट हासिल कर ली है। अगर हम आपके लिए एक बार और फिर से इन पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। चंबल नदी से आपके कोई भी डाउट शेष नहीं रहना चाहिए। तो जो हमारी चंबल नदी है तो चंबल नदी का उपनाम कौन सा है, तो चंबल नदी का उपनाम हो जाएगा चरणवती या फिर राज्य की कामधेनु या फिर बारहमासी नदी या फिर हमारे नित्यवाही नदी या वाटर सफारी नदी। तो चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम हैं, तो चंबल नदी के बहुत से उपनाम हैं। तो सबसे पहला जो उपनाम है ना वह इसका है चरणवती। तो सबसे पहला इसका उपनाम कौन सा हो गया, तो सबसे पहले जो इसका उपनाम है ना वह हो जाता है चरणवती। फिर कौन सा है, फिर है इसका नाम दूसरा उपनाम है वह है राज्य की कामधेनु। इसको राज्य की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है बारहमासी नदी, यानी जो चंबल नदी है ना इसको बारहमासी नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है अगली हमारी नदी है वह हमारी है नित्यवाहिनी नदी। चंबल नदी को नित्यवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है हमारी वाटर सफारी नदी, यानी जो चंबल नदी है ना इसको वाटर सफारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हो गए, चरणवती, राज्य की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाहिनी नदी, वाटर सफारी नदी जो कि कोटा के अंदर स्थित है। अगर हम इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह कौन कौन सा है, तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे पहला तो हो गया चित्तौड़गढ़, फिर हो जाएगा कोटा, फिर हो जाएगा बूंदी, फिर हो जाएगा सवाई माधोपुर, फिर हो जाएगा करौली, फिर हो जाएगा धौलपुर। यानी जो चंबल नदी है वह चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है तो वह कौन कौन सा है, तो जो चंबल नदी है ना जो उसका प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले तो है चित्तौड़गढ़ है, फिर इसका है कोटा, फिर इसका है बूंदी, फिर इसका सवाई माधोपुर, फिर इसका करौली, फिर इसका धौलपुर। तो जो हमारी चंबल नदी है तो चंबल नदी क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी जो हमारी चंबल नदी है ना तो चंबल नदी जो हमारा एक तो हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान और जो हमारा मध्य प्रदेश है ना एमपी के साथ यह 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो क्या है, तो यह 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा यह बनाती है। कौन बनाती है, चंबल नदी। किसके साथ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। कितने किलोमीटर की सीमा, 252 किलोमीटर की सीमा। इसका प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हो गई। इसका अन्य नाम है चरणवती, राज्य की कामधेनु, बारहमासी नदी, नित्यवाही नदी और वाटर सफारी नदी। वाटर सफारी कहाँ पर है, वाटर सफारी कोटा के अंदर स्थित है। जो चंबल नदी है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसका भी हमको एक चिट पता होना चाहिए। तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो इसकी कुल लंबाई कितनी हुई, तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर हो जाती है। फिर क्या है, तो इस नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ना तो जिस पर यह बहती है तो जो अपवाह क्षेत्र है ना उसको वृक्षाकार श्रेणी के अंदर रखा गया है। यानी उसको जो वृक्ष होता है ना उसी के आकार जो इसकी श्रेणी होती है ना उसके अंदर रखा गया है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। यानी जो हमारी चंबल नदी है तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, तो चंबल। अब हम जो हमारी छोटी काली सिंधी नदी है ना उस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारी छोटी काली सिंधी है ना तो यह नदी हमारी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में गिर जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो छोटी काली सिंधी है नदी है तो उसका क्या कुछ है, वह क्या कुछ नदी है तो छोटी काली सिंधी नदी है ना यह नदी हमारी एमपी से निकलकर झालावाड़ से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद जो हमारी अगली नेक्स्ट नदी है वह हमारी है काली सिंधी नदी।
तो काली सिंधी नदी जब इसका हम उद्गम पर बात करें कि जो काली सिंधी नदी है तो इसका उद्गम कहाँ पर हुआ, तो काली नदी का उद्गम में काली सिंधी नदी का उद्गम बाकली काम देवास एमपी के अंदर इसका उद्गम होता है। यानी जो कि हमारी काली सिंध नदी है तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो इसका उद्गम हो जाएगा बाकली गांव, जो कहाँ पर है, जो कि देवास के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो काली सिंधी नदी है तो काली सिंधी नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो काली सिंधी नदी का जो उद्गम है ना वह बाकली गांव एमपी के अंदर हुआ है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो काली सिंधी नदी है ना तो इसका उद्गम बाकली गांव मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर अगर हम बात करें कि जो काली सिंधी नदी है तो वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका तो भी हमको पता होना चाहिए कि जिस नदी के बारे में हमें पढ़ रहे हैं उसके बारे में यह पता होना चाहिए कि यह कहाँ से प्रवेश करती है, कौन सी जगह से प्रवेश करती है, कितनी इसकी लंबाई, उन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो काली सिंधी राजस्थान के अंदर जो बिंदा गाँव है ना, जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, वहाँ से प्रवेश करती है। तो जो हमारी काली सिंधी नदी है तो काली सिंधी नदी का जो प्रवेश द्वार कहाँ हो गया, तो इसका प्रवेश हो जाएगा बिंदा गाँव, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो काली सिंधी नदी है वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो काली सिंधी नदी राजस्थान के अंदर बिंदा गाँव झालावाड़ में प्रवेश करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है जो हमारी यह नदी है तो इसका जो बहाव क्षेत्र है वह कौन सा है, यानी जो हमारी काली सिंधी नदी है अगर हम इसके बहाव क्षेत्र पर चर्चा करें तो इसके बहाव क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं तो उसका भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो काली सिंधी नदी है ना उसका बहाव क्षेत्र एमपी है। तो सबसे पहला तो कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया एमपी, एमपी की फुल फॉर्म मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो जाता है एमपी के बाद हो गया यह झालावाड़, एमपी के बाद क्या हो गया, एमपी के बाद हो गया झालावाड़, एमपी के बाद क्या हो गया, एमपी के बाद हो गया झालावाड़, फिर क्या हो गया, फिर आ जाता है 12, फिर कौन सा हो गया, फिर हो जाता है हमारा 12, उसके बाद आ जाता है हमारा कोटा, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा कोटा। तो कोटा, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है कोटा गांव के अंदर जो ननेरा गांव है ना, कोटा के अंदर जो ननेरा है ना तो वहाँ में जाकर यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंधी नदी के बारे में क्या कुछ इम्पोर्टेंट हो गया, आपने काली सिंधी नदी के बारे में क्या कुछ सीखा अभी तक, तो उसका भी हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो जो हमारी काली सिंधी नदी है अगर हम उसके भौगोलिक क्षेत्र पर चर्चा करें कि यह कहाँ कहाँ पर बहती है, तो यह कहाँ कहाँ पर बहती है, आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ आंसर दीजिए। तो यह हमारी एमपी हो गया सबसे पहले, उसके बाद हो जाता है यह झालावाड़, फिर यह 12, फिर यह कोटा, और जो लास्ट में नौनेरा गांव में यह चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। फिर क्या है, जो नौनेरा गांव है वह कोटा के अंदर स्थित है। जो नौनेरा गांव है कहाँ है, तो नौनेरा गांव हमारा कोटा के अंदर स्थित है, जहाँ कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो कपिल मुनि है ना तो कपिल मुनि की तपस्या स्थली कौन सी है, तो वह हो जाएगा नौनेरा गाँव। वो कहाँ है नौनेरा गाँव, तो नौनेरा गाँव हमारा कोटा के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोटा के अंदर ऐसा कौन सा गाँव है जहाँ पर कपिल मुनि की तपस्या स्थली है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा नौनेरा गाँव। कौन सा हो गया, वह हो जाता है नौनेरा गाँव। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग वह कहाँ है, तो वह गागरोन झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो गागरोन दुर्ग हमारा कहाँ पर है, गागरोन दुर्ग हमारा गागरोन झालावाड़ के अंदर भी स्थित है, जहाँ पर भी काली सिंध नदी बहती है। फिर है काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर स्थित है, यानी जो गागरोन दुर्ग है वह कहाँ पर है, तो गागरोन दुर्ग हमारा काली सिंधी और जो आहू नदी है ना तो उस नदी के संगम पर स्थित है। तो उस नदी के संगम पर क्या स्थित है, तो उस नदी के संगम पर हमारा गागरोन का दुर्ग है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं हम आहू नदी पर। तो जो हमारी आहू नदी है उसके अंदर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ है, इसका भी हमको भली भांति पता होना चाहिए। तो जो आहू नदी है ना, तो आहू नदी का उद्गम क्या हो गया, उद्गम हो जाएगा इसका सुनेर और मध्य प्रदेश से। आहू नदी है तो आहू नदी का उद्गम क्या हो गया, आहू नदी का उद्गम क्या हो गया, आहू नदी का उद्गम हो गया सुनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से है। यानी आहू नदी का क्या हो गया उद्गम, आहू नदी का हो गया उद्गम सुनेर नदी क्षेत्र के मध्य प्रदेश से। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया राजस्थान में प्रवेश। तो यह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह राजस्थान के अंदर नंदपुरा और झालावाड़ में प्रवेश करती है। यानी जो हमारी आहू नदी है, तो आहू नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान नदी, अब जो आहू नदी है ना, यह राजस्थान के अंदर गागनोर, राजस्थान के अंदर यह प्रवेश नंदपुरा के अंदर झालावाड़ से करती है। यानी झालावाड़ के नंदपुरा में यह नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो इसका उद्गम कौन सा है, तो इसका उद्गम सुनेर क्षेत्र है, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा एमपी के अंदर स्थित है। उसके बाद हमारा जो गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में विलय हो जाती है। यानी जो गागरोन है ना, तो गागरोन झालावाड़ के पास काली सिंध में यह विलय हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो गागरोन है वह, जो गागरोन झालावाड़ के पास यह काली सिंध में मिल जाती है। यानी जो आहू नदी है, तो आहू नदी है ना, तो वह विलय कहाँ पर होती है, यानी वह कहाँ किस नदी में आकर मिल जाती है। तो आपको उसका भी पता होना चाहिए कि जो आहू नदी है ना, तो आहू नदी जो गागरोन झालावाड़ के पास है ना, यह काली सिंध के अंदर विलय हो जाती है। और इसके बाद क्या है, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ है। तो जो आहू नदी है, तो आहू नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो हमारी नदी है, तो अगली हमारी नदी कौन सी है, तो जो अगली हमारी नदी है ना, वह हमारी है परवन नदी है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो परवन नदी है, तो परवन नदी के बारे में बताओ, उस नदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बताओ। तो जो परवन नदी है ना, तो यह नदी मालवा पठार से अजनार व घोड़ा पछाड़ नामक दो संयुक्त धाराओं में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले जो हमारी परवन नदी है, तो यह नदी क्या खुश है, यह नदी मालवा पठार से अजनार वह घोड़ा पछाड़ नामक दो संयुक्त धाराओं में प्रवाहित होती है। फिर क्या, यह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह राजस्थान के अंदर खीरबोर झालावाड़ से प्रवेश करती है। तो जो हमारी परवन नदी है, तो जो हमारी परवन नदी है वह राजस्थान के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो हमारी परवन नदी है ना, वह राजस्थान के अंदर खीरबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, आगे है हमारा जो शेरगढ़ अभयारण्य है, वह कहाँ स्थित है, तो जो हमारा शेरगढ़ अभयारण्य है ना, यह परवन नदी 12 के किनारे स्थित है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो हमारा शेरगढ़ अभयारण्य है, तो शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है, परवन नदी के किनारे 12 के अंदर स्थित है। तो शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है, तो शेरगढ़ अभयारण्य हमारा 12 के अंदर स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। तो फिर क्या गया, इस अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं। तो इस अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इस अभयारण्य को जो सांप कहते हैं ना, सांपों की इसको शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो हमारा परवन नदी है, तो परवन नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो परवन नदी का प्रवाह क्षेत्र झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, कोटा हो गया और अंधेरी नदी हो गई। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाता है झालावाड़, बारा और कोटा। उसके बाद जो हमारी अगली नदी है, तो वह कौन सी है, वह हमारी है अंधेरी नदी। तो इसका भी हमको पता होना चाहिए कि जो अंधेरी नदी है ना, तो इसका उद्गम कहाँ पर है, तो इसका उद्गम हमारा एमपी के अंदर है। यानी इसका उद्गम
मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो अंधेरी नदी है, तो अंधेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो अंधेरी नदी का उद्गम एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जो इसका संगम है वह संगम कहाँ पर होता है इसका? तो इसका संभव अटरू के नज़दीक पार्वती से, यानी जो इसका संगम है ना, ये अटरू के नज़दीक पार्वती से इसका संगम होता है। फिर क्या है? पार्वती। तो पार्वती नदी क्या हो गया? तो पार्वती नदी है कि जो पार्वती नदी है ना, तो पार्वती नदी का उद्गम शोहेरी गांव मध्य प्रदेश के अंदर है। तो पार्वती नदी का उद्गम कहाँ है? तो पार्वती नदी का उद्गम शोहेरी गांव मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर क्या है? फिर राजस्थान में प्रवेश करियाहट गांव बारा के अंदर है, और राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश करियाहट गांव बारा के अंदर है। फिर है चंबल में विलय है पालिया गांव स्वायमध्यपुर के अंदर होती है। फिर क्या है? इसका जो बहाव क्षेत्र है बारा कोटा और स्वायमध्यपुर के अंदर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य की 2 बार सीमा का निर्धारण करती है, और बारा का किशनगंज शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।